Hello dear students, this is the third video that you will be getting. इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के MCQs और न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, तो without wasting any more time, let's start. पहला MCQ, a photocell is used to automatically switch on the street lights in the evening when the sunlight is low in intensity. इनके बोलने का मतलब है एक ऐसा डिवाइस जो कि अचानक से स्विच ऑन हो जाएगा अगर शाम को अंधेरा हो गया तो. Thus it has to work with visible light. सारा बोल बच्चन उठा के फेंक दो. ये वर्ड देखो, इसका वर्किंग विजिबल लाइट में रहना. जब आप लोग बोलो विजिबल लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है कि कम होती है, सो दैट डिपेंड्स. अल्ट्रावायलेट, विबग्योर और इंफ्रारेड. इंफ्रारेड के हिसाब से आपका विजिबल लाइट का स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट के हिसाब से वीक रहता है. हमको पता है कि अल्ट्रावायलेट डाला ना तो ऑलवेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, ऑलवेज. बट विजिबल लाइट अगर अपन डाला है, बट अगर विजिबल लाइट डाले तो कुछ बोल नहीं सकते. मे बी और मे बी नॉट, बराबर. मे बी और मे बी नॉट, ऐसी कुछ होगा. सो हमको रिस्क नहीं लेने का है, बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेने का. तो क्या करने का अपने को, हमको चाहिए कि भैया कम से कम मेहनत में इलेक्ट्रॉन निकल जाए. तो कौन सा मेटल अच्छा है, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल या पोटेशियम? इनमें से कौन सा मेटल है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते? तो कैसे सर, जिंक इज डी ब्लॉक, एल्यूमिनियम इज डी ब्लॉक, निकल इज डी ब्लॉक, बट द पोटेशियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट. एन एस ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा ये रहता है सेंसिटिव, क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्टिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव. लॉजिक पता है ना सबको, पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स. नेक्स्ट एमसीक्यू, पॉलीक्रोमेटिक कंटेंट्स मेनी डिफरेंट. अभी पॉलीक्रोमेटिक का मतलब बहुत सारे लाइट होते हैं उसमें. तो तेरे को क्या बोला है, स्टॉपिंग वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा? स्टॉपिंग वोल्टेज का मतलब क्या है, ऐसा वोल्टेज जिस पे ऑल द इलेक्ट्रॉन स्टॉप. अभी लॉजिक लगाओ, सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप, और हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होती है. कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. मुझे सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है. दैट मींस मुझे वो इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने रोक दिया ना जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को तो मैं पक्का रोक सकता हूँ. सोचो ना, अगर मैंने मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोक सकता हूँ ना मैं. सो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अभी क्या लगेगा? सीधी बात है, सीधी बात है, सीधी बात है, सीधी बात है. सबसे ज्यादा एनर्जी कम वेवलेंथ पे मिलता है कि ज्यादा वेवलेंथ पे मिलता है? एनर्जी का फॉर्मूला एच सी बाय लैम्बडा. आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रोकने के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी लगाना पड़ेगा, और एनर्जी ऑफ लाइट का फॉर्मूला है एच सी बाय लैम्बडा. तो एनर्जी मैक्सिमम के लिए वेवलेंथ मिनिमम लेना पड़ेगा. सो दैट विल डिपेंड अपॉन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू, an electron, a proton and alpha particle in an atom are moving with the same kinetic energy, the associated de Broglie wavelength will be longest for. kinetic energy same है ना. लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है इधर पे, h अपॉन p. एक ये फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना. लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन p व्हिच इज नथिंग बट h अपॉन mv. मास सेम है क्या? नहीं, मास वेरिएबल है. वेलोसिटी सेम है कि वेरिएबल है? वेलोसिटी भी वेरिएबल है. ये दिया नहीं थोड़ी कि सेम वेलोसिटी. तो यार ये फॉर्मूला अच्छा नहीं है. ये फॉर्मूला फिर क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि यार इसमें मास भी नहीं पता, वेलोसिटी भी नहीं पता, दो अननोन से ना, दो अननोन से. तो ये फॉर्मूला मत यूज करो. लैम्बडा का और एक फॉर्मूला अपने सीखा था, h अपॉन mv की जगह वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखा था. तो ये फॉर्मूला था h अपॉन रूट ऑफ 2 into m into काइनेटिक एनर्जी. डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? इस फॉर्मूला में h इज कांस्टेंट, और इन लोग ने बोला है कि दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट. तो क्या बच्चा, क्या बच्चा? लैम्बडा सिर्फ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के. यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे, इसलिए ये फॉर्मूला उठा के फेंक दिया विंडो के बाहर. ये फॉर्मूला अच्छा है. तो अब आप लोग बताओ, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी लॉन्गेस्ट फॉर लैम्बडा विल बी मैक्सिमम फॉर व्हिच मास, मिनिमम मास. सबसे हल्का बॉडी यहाँ पे कौन सा होता है? सबसे हल्का फिर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो अल्फा तो बहुत हैवी हो गया, प्रोटॉन भी हैवी हो गया. ये इलेक्ट्रॉन आपका सबसे लाइट होता है. तो इलेक्ट्रॉन का मास आपका सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आपका सबसे ज्यादा मिलेगा. क्लियर है ना? वेरी सिंपल. तो आंसर इज इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट, इफ n रेड n ब्लू आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय रिस्पेक्टिव सोर्स ऑफ इक्वल पावर. देखो दो सोर्सेज है जो सेम पावर का एनर्जी निकाल रहे हैं. अब ध्यान से सुनना, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचो. रेड और ब्लू ना, रुको जरा, आई विल शो इट.
देखो मेरे पास दो सोर्स है, ठीक है, एमिटर 1 और दूसरा एमिटर 2, दोनों सेम पावर निकाल रहे हैं, दोनों भी सेम पावर निकाल रहे हैं, सेम पावर, इधर भी इधर भी। पावर क्या होता है? पावर इज नथिंग बट अपना एनर्जी ओनली, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो दोनों सेम एनर्जी निकाल रहे हैं, दोनों सेम एनर्जी निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी दोनों सेम निकाल रहे हैं, बराबर है। अगर वो लोग टोटल एनर्जी सेम या हर एक सेकंड में एनर्जी सेम निकाल रहे हैं तो सीधी बात है एक सेकंड में कितने तो फोटॉन्स निकलेंगे। अब आप लोग सोचो, रेड कलर की अगर मैं बात करूं, रेड कलर की, तो रेड कलर के फोटोन में कम एनर्जी रहता है, रेड कलर के हर एक फोटोन में कम एनर्जी रहता है। और वही अगर मैं ब्लू के हिसाब से देखूं, ब्लू के हिसाब से, तो ब्लू कलर के फोटोन में ज्यादा एनर्जी रहता है। और सोचो टोटल एनर्जी मेरे को सेम चाहिए, हाँ मुझे टोटल एनर्जी सेम चाहिए, तो आई कैन से टोटल एनर्जी ऑफ रेड, total energy of red must be equals to total energy of blue, total energy of red must be equals to total energy of blue। अब आप लोग सोचो, रेड के पार्टिकल्स मतलब रेड के फोटॉन्स में कम एनर्जी रहता है, बट टोटल अगर आपने मिलाया, हर एक फोटोन की एनर्जी मिलाई तो जितना भी आएगा ना, हर एक फोटोन की अगर आपने एनर्जी मिलाई जितना भी आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू, दैट शुड बी इक्वल टू ब्लू की एनर्जी। तो ब्लू में तो बड़े बड़े एनर्जी के फोटॉन्स। सो देखो जरा कि कहाँ पे ज्यादा नंबर दिख रहा है, आंसर समझ में आएगा। You can say कि since the total energy must be same, I know the energy of one photon, energy of one photon for red color is less than the energy of one photon for the blue color। एक एक फोटोन क्या, देखो अगर रेड का देखोगे तो रेड का हर एक फोटोन का कम एनर्जी, ब्लू के हर एक फोटोन से, लेकिन टोटल एनर्जी का अगर सेम रहना है तो सीधी बात है रेड कलर के ज्यादा पार्टिकल्स रहने चाहिए, रेड कलर के फोटॉन्स ब्लू कलर से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि ब्लू के हर एक फोटॉन में बहुत ज्यादा एनर्जी है, ब्लू के हर एक फोटॉन में बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए रेड कलर के नंबर ज्यादा होना चाहिए। आए समझ में? तो एन रेड मस्ट बी मोर देन एन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन E इक्वल्स टू PC इज वैलिड फॉर, ये देख के समझ आना चाहिए, E इक्वल्स टू PC, E इज इक्वल्स टू P इंटू C। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। कौन सी बॉडी है जो लाइट के स्पीड से आती है? सिर्फ लाइट ही लाइट के स्पीड से जाती है, बाकी सब बॉडीज तो लाइट से स्लो जाती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स रॉन्ग, अपना इलेक्ट्रॉन्स रॉन्ग, वैलिड फॉर फोटोन बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन। टू वैलिड फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन फोटोन, रॉन्ग। फोटोन को वैलिड रहेगा, इलेक्ट्रॉन को वैलिड नहीं रहेगा, तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आया ना समझ में? फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब अपन न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। अब ये सब न्यूमेरिकल्स बहुत आप लोगों ने, अगर वर्कशीट प्लीज, हाँ, डू नॉट वॉच दिस वीडियो, डू नॉट वॉच दिस वीडियो if you have not completed worksheet 1 or 2, please, huh? Do not watch this video if you have not completed worksheet 1 and 2। worksheet 1 और 2 वालों को ये करना है। अभी यहाँ पे एनर्जी निकाला है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। एच पता है, न्यू पता है, एनर्जी ढूंढना है, आंसर आ जाएगा। जूल में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने का। जूल को कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने का? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका बड़ा नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन। अभी ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को हार्ड पड़ता है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आपके पास क्या दिया है? आपको बोला ऑब्जर्वेशंस ऑन एन एक्सपेरिमेंट आर गिवन, द इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय वेरिंग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और अपन ने इसको ग्राफ को प्लॉट किया है, वर प्लॉटेड। दैट मीन्स कि क्या प्लॉट किया? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू, इनका अपन ने प्लॉट किया ग्राफ। तो ग्राफ दो तरीके से प्लॉट हो सकता है, थोड़ा सा सोचेंगे ब्रेन लगा के। ग्राफ दो तरीके से प्लॉट हो सकता है, एक यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगा,
नहीं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा, ऐसी कुछ होगा ना दोनों में से। अब डेटा देखो, द स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। फर्स्ट ग्राफ का स्लोप देखो तो क्या आएगा? फर्स्ट ग्राफ का स्लोप इज चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है? वाई एक्सिस पे पोटेंशियल दिख रहा है, इस एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल? वोल्टेज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज। विच इज 1/टाइम। अगर आप लोग सोचोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम होता है। सो दैट मीन्स फर्स्ट ग्राफ का स्लोप दिखेगा आपको वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/टाइम। तो टाइम का ऊपर चला जाएगा तो स्लोप विल बी वोल्टेज सेकंड। क्या मैच कर रहा है यूनिट? वोल्टेज सेकंड। यस, तो ये ग्राफ राइट है, मतलब वाई एक्सिस पे वी है और एक्स एक्सिस पे न्यू है। दैट मीन्स इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि गिवन डेटा क्या दिया है। प्लीज ये वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देखना इतना पार्ट। V बाय न्यू दिया है, ये हिंट था जो हमको नहीं समझ में आता। ये हिंट था, दैट्स इट। ये आ गया तो आ गया, सब आ गया। ये हिंट नहीं समझ में आता। अभी बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों नहीं हम लोग ने अज्यूम किया कि वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रहेगा? चलेगा, अपन इसका स्लोप निकाल के देखते हैं। इसका स्लोप निकाल के देखो, चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है? वोल्टेज दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/टाइम इंटू वोल्टेज। 1/टाइम मतलब 1/टाइम की जगह पे सेकेंड और वोल्टेज की जगह पे ये। तो क्या यूनिट इधर पे 1/वोल्टेज सेकेंड है? नहीं, दिस इज द रॉन्ग ग्राफ, दिस इज द राइट ग्राफ। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? पूरा सीक्रेट किस पे बेस्ड था इसका? इसका पूरा सीक्रेट किसके ऊपर बेस्ड था? इसका पूरा सीक्रेट किसके ऊपर बेस्ड था? इसका पूरा सीक्रेट बेस्ड था यूनिट के ऊपर। वैल्यू जो गिवन है ना, उसके यूनिट पे पूरा सीक्रेट बेस्ड था। अब इतना तो समझ में आ गया, वी बाय न्यू यहाँ तक आ गया। अब आगे क्या करने का? अभी बाकी सारे वैल्यूज दिया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज दिया है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, चलो। एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ फोटोन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, बराबर। E इक्वल्स टू एच न्यू। और ये जो एनर्जी है, क्या मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी के जितना लिख सकता हूँ? ये क्यों कर रहा मैं झोल? डेटा देखो ना, डेटा में क्या दिया? वोल्टेज अपन फ्रीक्वेंसी दिया ना। इतना समझा ना पूरा पार्ट? बच्चों इतना पार्ट समझा ना? मैं पार्ट को रब कर देता अभी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझा। नहीं समझा रहेगा तो वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको समझ जाएगा। अब ये पार्ट में रब कर देता हूँ, इतना पूरा पार्ट, ठीक है। इतने पार्ट को मैंने रब कर दिया। ना देखो, मेरे पास फॉर्मूला पता है एनर्जी का। एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो न्यू का जुगाड़ कर लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास वो डेटा दिया। दूसरा डेटा क्या दिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। तो क्या मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी के जितना नहीं लिख सकता? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। हाँ, मुझे पता है वर्क फंक्शन भी होता है, बट इधर पे वर्क फंक्शन नहीं दिया ना। यहाँ पे वर्क फंक्शन नहीं दिया, तो उसको इग्नोर कर दो, तो फाइव को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ईवी। ईवी इज इक्वल टू एच न्यू, बराबर। न्यू को इधर भेज दो, ईवी अपॉन न्यू विल बी इक्वल टू एच। ईवी अपॉन न्यू विल बी इक्वल टू एच। और ढूंढने को क्या बोला है? अरे यही तो टारगेट है। अरे क्या ढूंढने बोला है? अरे प्लैंक्स कांस्टेंट ढूंढने बोला है, ये टारगेट है ना। तो एच इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? ईवी अपॉन न्यू, बराबर। एच इज इक्वल टू ईवी अपॉन न्यू, विच इज ई इंटू वी बाय न्यू। और वी बाय न्यू तो दिया है ना। अरे हाँ यार, वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी दिया है। यूनिट से समझो, यूनिट क्या है? वोल्टेज सेकंड। सेकंड मतलब 1/फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, तो काम खत्म। ई यू नो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी बाय न्यू। वी बाय न्यू क्या है? वी बाय न्यू तो स्लोप है। वी बाय न्यू तो स्लोप है। वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी तो दिया है 4.1 इंटू 10⁻⁻15। इनको मल्टीप्लाई कर दो। -19 -15 -34। 1.6 इंटू 4.1, 1.6 इंटू 4.1 दैट इज इक्वल टू 6.63। आ गया एच का आंसर। सुखी अनुभूति होनी चाहिए। कट 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 कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। अभी देखो, मैंने पहले ही बोला है, वर्कशीट सॉल्व अगर आप लोग ने कर लिया है तो ये सब लल्लू लगेंगे। जिनको इनका कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगा तो या तो नंबर सिस्टम झोल झापाट करो मैथमेटिक्स, नहीं तो लॉगबुक यूज करो। लॉगबुक यूज करना है तो मैं लॉगबुक आपको सिखा सकता हूँ। लॉगबुक का वैसे भी मैंने वीडियो ऑलरेडी भेज कर रखा है, फिर भी नहीं झेपेगा तो मैं आपको लॉगबुक लेक्चर में सिखा दूंगा।
किसी एक्स्ट्रा लेक्चर लेके। अब 9th क्वेश्चन, आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है। थ्रेशोल्ड मतलब जहां से चालू होता है वर्क, ये थ्रेशोल्ड लैम्बडा नॉट कितना दिया है 2.76 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का। एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर एमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन। अभी आपको बोला है कि इफ द इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्बडा इज मोर देन लैम्बडा नॉट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा कि नहीं। थोड़ा सा ब्रेन लगा, हमको पता है एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। hc तो कांस्टेंट है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो मैं बोल सकता हूं कि इफ लैम्बडा इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस। ये आपका थ्रेशोल्ड है, ये वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है, ये वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो इंसिडेंट एनर्जी है, जो आपका इंसिडेंट एनर्जी है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट के जितना है। जो इंसिडेंट एनर्जी है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट के जितना है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से आपको एनर्जी मिल गया। ओके, अब थोड़ी सी बुद्धि चलो, ये वेवलेंथ पे कम से कम एनर्जी जो चाहिए था वो मैंने दिया। अगर मैंने वेवलेंथ बढ़ाया तो क्या होगा, अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो इंसिडेंट एनर्जी कम होगा। तो मैं बोलूंगा इफ लैम्बडा इंक्रीजेस देन द इंसिडेंट एनर्जी डिक्रीजेस। तो देयरफॉर the energy incident the energy incident will become less than the minimum requirement। आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अगर एनर्जी कम हो गया तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो हेंस वी डू नॉट गेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉजिक समझ में आया ना, तो ए पार्ट का आंसर समझ में आ गया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, फर्स्ट केस इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ लैम्बडा दी है, ये आपके पास इंसिडेंट है फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में आपके पास जो इंसिडेंट लाइट है, आपके पास जो इंसिडेंट लाइट है वो लैम्बडा दी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज hc बाय लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन विच इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा नॉट। नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझा रहेगा मैं समझा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेने का। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है ना, सबको पता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो बोलता है भैया लाइट का जो एनर्जी है, लाइट का या फोटोन का जो एनर्जी है वो पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलता है, उसमें से थोड़ा सा टैक्स निकल जाता है। ये पता ना अच्छे से, उसमें से थोड़ा सा टैक्स निकल जाता है, जो बचा हुआ पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन के हाथ में आता है, रिमेनिंग पार्ट। तो इसलिए अपने फॉर्मूला सीखा था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ फोटोन या फिर एनर्जी ऑफ लाइट माइनस वर्क फंक्शन। बराबर, यही पूछा ना, काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एच न्यू यूज करूं या फिर एच सी बाय लैम्बडा यूज करूं। सोचो, एच न्यू यूज करूं या फिर एच सी बाय लैम्बडा यूज करूं। तो डेटा देखो, डेटा गिवन डेटा क्या दिया फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपके पास फिर गिवन दिया लैम्बडा, लैम्बडा दिया है, लैम्बडा नॉट दिया है, लैम्बडा और लैम्बडा नॉट। तो आपके पास इंसिडेंट वेवलेंथ दिया ना, देखो if the ultraviolet radiation is this much incident, ये इंसिडेंट दिया है, वर्ड देखो, वर्ड इंसिडेंट इंसिडेंट इंसिडेंट, तो इंसिडेंट दिया है। तो ठीक है, एच न्यू की जगह एच सी बाय लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन की जगह वापस एच न्यू, नहीं एच न्यू नॉट लिखूंगा इधर पे, एच न्यू नॉट नहीं, एच न्यू नॉट नहीं लिखने का, क्यों, गिवन डेटा में लैम्बडा नॉट है ना, तो एच सी बाय लैम्बडा नॉट है, समझ में, सॉल्व करने का। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी, एच सी को कॉमन निकालो, क्या दिखेगा अंदर, 1/λ माइनस 1/λ नॉट। h का वैल्यू क्या होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू इज 3 इंटू 10⁻8 इंटू लैम्बडा कितना है, इंसिडेंट लाइट दिया 1.8 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट मीटर में चेंज कर दो 10⁻2 और देने का, एक्स्ट्रा देने का, तब मीटर बनता है। ये लैम्बडा, लैम्बडा नॉट कितना है, लैम्बडा नॉट दिया आपको, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया 2.76 इंटू 10⁻5 मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में बनाने का। तो लैम्बडा नॉट 2.76 इंटू 10⁻7 मीटर। लैम्बडा नॉट मिल गया, लैम्बडा मिल गया, उठा के घुसेड़ दो, 1/λ विच इज दिस नंबर माइनस 1/λ नॉट विच इज दिस नंबर। समझा क्या,
10⁻⁷ इधर भी है, 10⁻⁷ इधर भी, उसको कॉमन निकालो। तो 6.63 इंटू ये 3 एज इट इज, 10⁻34 इंटू 10⁸ विल बी 10⁻26। नीचे 10⁻⁷ दोनों से कॉमन निकालो, दोनों से, तो 10⁻⁷ बाहर आ जाएगा, अंदर का बचेगा 1/1.8 माइनस 1/2.6। 10⁻⁷ ऊपर लेके जाओ तो 10⁻+7 हो जाएगा। तो 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻+7 -26 और +7 विल बी -19 इंटू नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा, ये दोनों बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2.76 माइनस 1.8 डिवाइड बाय 2.76 इंटू 1.8। तो द आंसर इज 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19। इनका सब्ट्रैक्शन देखोगे ना तो इसको 2.8 समझ लो, 2.8 समझ लो। तो 2.8 माइनस 1.8 इज नथिंग बट 1, और नीचे बचेगा 2.76 इंटू 1.8। अब इसको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आंसर। दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। अभी जो पूरा मैंने सॉल्व किया वो फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व किया, सेकंड पार्ट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखो, बी पार्ट, बी नहीं ये वाला, ये सेकंड पार्ट। इधर देखो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। इंसिडेंट वेवलेंथ नहीं दिया ना इधर पे तो न्यू दिया है, तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन का क्या डालू, एच न्यू नॉट डालू, नहीं न्यू नॉट थोड़ी दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है, तो इधर पे एच सी बाय लैम्बडा नॉट ही डालूंगा, इधर पे वही डालूंगा, इधर पे सिर्फ एच न्यू डालूंगा, और इस पूरे इक्वेशन को वापस सॉल्व करूंगा। एच पता है, न्यू पता है, एच पता है, सी पता है, लैम्बडा नॉट पता है, पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वापस आंसर आएगा। तो वापस से जूल में आएगा, जूल को चेंज करने के लिए इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। वीडियो को भागा मतलब पीछे वापस रिवाइंड करके देखना गाइस, वीडियो को प्लीज पीछे रिवाइंड करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ हो गया, अभी हमको 10th करना है। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, फोटो करंट रिकॉर्डेड इन द माइक्रो एमीटर, मेन शब्द पोटेंशियल 0.8। तो यहां पे मैं लिख देता हूं गिवन स्टॉपिंग पोटेंशियल V कितना दिया, 0.8। ठीक है, इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट इज दिस मच, ओके, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था अपना, फिर किसके लिए, इंसिडेंट वेवलेंथ के लिए। ए भिड़ू, ये इतना याद रखना, ये दोनों में से एक डिफरेंस होता है, एक आपका थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट, और दूसरा एक इंसिडेंट। थ्रेशोल्ड वाले से वर्क फंक्शन निकालते हैं और इंसिडेंट वाले से लाइट की एनर्जी निकालते हैं, एच सी बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे जो दिया है वो आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है कि इंसिडेंट वेवलेंथ दिया है, तो इंसिडेंट वर्ड देखो, इंसिडेंट वेवलेंथ दिया है, इंसिडेंट वेवलेंथ मतलब लैम्बडा, वो कितना दिया 4950 एंगस्ट्रॉम है ना, तो 10⁻⁻10 कर दो, मीटर हो गया। अभी इन लोग ने क्या बोला, हद इंपॉर्टेंट, इफ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज, अगर मैंने सोर्स को बदल दिया और अभी मैंने देखा स्टॉपिंग वोल्टेज 1.2 वोल्टेज, ओके, सो न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो दो केसेस है ना ये। तो फर्स्ट इनिशियल वाला केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 था जिसका वेवलेंथ लैम्बडा 1 था। सेकंड केस में न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल V2, वो कितना दिया 1.2 वोल्ट। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड, आपका टारगेट देखो क्या है, टू फाइंड वर्क फंक्शन, और क्या ढूंढने बोला है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड सोर्स लैम्बडा 2 ढूंढना। ठीक है भैया, लेफ्ट मार्जिन निकालो, लेफ्ट मार्जिन अच्छे से, सबको अच्छे से हिंट लिख लो, लेफ्ट मार्जिन में हिंट, सबको लेफ्ट मार्जिन में हिंट लिखना है। ये नोटबुक में नहीं ना मिला, इतना मारूंगा ना। हिंट कैसे, देखो बच्चों, फर्स्ट केस यूज करके देखते कुछ काम आएगा क्या। फर्स्ट केस
फर्स्ट केस में आपके पास स्टॉपिंग वोल्टेज दिया है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालो। ईवी विल बी इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा 1 माइनस वर्क फंक्शन, बराबर ना। अब देखो इसमें आपको क्या क्या पता है, ई पता है, हाँ पता है, स्टॉपिंग वोल्टेज पता है फर्स्ट केस का, हाँ पता है, एच पता है, हाँ पता है, सी पता है, हाँ पता है, लैम्बडा 1 पता है, हाँ पता है, वर्क फंक्शन पता है नहीं, बट वही ढूंढना है ना। तो कैन आई फाइंड आउट, यस दिस इज अ गुड इक्वेशन। व्हाई दिस इज अ गुड इक्वेशन, क्योंकि एक ही अननोन है ना। तो आप लोग के दिमाग में आएगा एक सवाल, सर दूसरे इक्वेशन में क्या खराबी है, तो चलो सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड केस में वापस से सेम लॉजिक, EV2 विल बी इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा 2 माइनस वर्क फंक्शन। इसमें आपको क्या क्या पता है, E पता है, V2 पता है, H पता है, C पता है, क्या लैम्बडा 2 पता है, नहीं, सेकेंड वेवलेंथ पता है, नहीं, वर्क फंक्शन इधर पे पता है, नहीं, सो दिस इज बैड इक्वेशन। एक एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं ढूंढ सकते, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं पहले फर्स्ट केस यूज करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, तो हम लोग बोलेंगे यूजिंग द फर्स्ट केस EV1 will be equals to HC by lambda 1 minus work function, ठीक है। E का वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19, वोल्टेज इज 0.8, will be equals to H 6.63 into 10 raised to minus of 34, speed of light is 3 into 10 raised to power 8 by lambda 1 कितना है 4950 एंगस्ट्रॉम, तो 10 raised to minus 10 माइनस वर्क फंक्शन। ढूंढ सकते हो वर्क फंक्शन, बिल्कुल, इसको इधर भेजो और ये पूरे नंबर को इधर भेजो, ये पूरे को इधर भेजो, तो वर्क फंक्शन विल बी इज इक्वल्स टू ये पूरे नंबर को उधर भेजो, तो माइनस माइनस होगा, मतलब ये पूरा मैथमेटिक्स करना है। 6.63 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू माइनस ऑफ 26, नीचे 4950 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, ये तो पूरा हो गया इनका, ये पूरा इनका फिर कैलकुलेशन है। बट ये टर्म इधर ला रहे हो ना राइट में, तो इधर पाएगा माइनस 1.6 इंटू 0.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 90। इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। एक बार वर्क फंक्शन मिल गया ना, फिर आपको सेकंड केस यूज करना है। Now using the second case, इधर पे वर्क फंक्शन मिल जाएगा ना, अब सेकंड केस यूज करो। EV2 will be equals to HC by lambda 2 minus वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन सेम है क्या, यस सेम है, क्यों, since the material of the collector does not change, वर्क फंक्शन सेम, तो वर्क फंक्शन सेम है, तो आई कैन से इसमें मेरे को क्या क्या पता है, E पता है, V2 पता है, H पता है, C पता है, लैम्बडा 2 पता है, वही तो ढूंढना है। वर्क फंक्शन पता है, हाँ पता है, इधर से वर्क फंक्शन निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, तो इसमें सिर्फ लैम्बडा 2 ढूंढना है, ढूंढ सकते हो ना। अरे भाई बहुत आसान है लैम्बडा 2 ढूंढना, बहुत आसान, क्लियर है ना। माइनस वर्क फंक्शन उधर भेजो एंड यू कैन डू द डोंकी वर्क। अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैंने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 के सारे सम सॉल्व किए थे, तो ये सब आपका काम है सॉल्व करना। 10 क्वेश्चन हो गए, अभी उल्टे से जाते हैं। नाउ गाइस, ये वाला सवाल हो चुका है, वर्कशीट में हुआ था, देख लेना, वर्कशीट नंबर 2 में 18वां सवाल हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूट्रॉन्स का एनर्जी दिया, ये भी वर्कशीट नंबर 2 में हो गया, ये भी हो गया, तो ये वाला पार्ट दोनों भी वर्कशीट नंबर 2 में हो गया। उसके बाद व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन हैविंग द डी ब्रॉय वेवलेंथ, ये भी हो गया है वर्कशीट 2 में। स्पीड निकालने का ना, लैम्बडा का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ द प्रोटॉन निकालने का, ये प्रोटॉन है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। लैम्बडा पता है, एच पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, हाँ पता है, वेलोसिटी निकालने का ढूंढ लो ये फॉर्मूले से, ये भी हम बना हुआ है, ये भी वर्कशीट नंबर 2 में, देख लोगे वीडियो तो समझ जाएगा। 16 फिर 15, ये भी हो गया है, ये भी वर्कशीट में। सेकंड वर्कशीट पूरा आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड है, क्योंकि एक्सरसाइज में ये सारे जो क्वेश्चन थे अच्छे थे, लॉजिक वाले थे, तो ये हो गया आपका 15th भी हो गया। फिर नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा 14th वर्कशीट में था कि नहीं, तो इसलिए अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई दुख नहीं जीवन में, कोई दुख नहीं जीवन में, कोई दुख नहीं, खुशी खुशी जीवन जियो। और मेरे प्यारे बच्चों, डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, शायद ये भी हुआ था, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, एच एच सेम तो पी पी सेम, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मास, तो यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का रेशियो 1:1 रहेगा ना,
मोमेंटम का आंसर क्या आएगा? मोमेंटम का आंसर आएगा 1:1, क्योंकि मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है। तो आई कैन से यहाँ पे देयरफॉर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन विल बी 1/1। अब बी पार्ट, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, विल बी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। किसका मास ज्यादा? मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन शुड बी लेस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहना चाहिए। तो अरे सोचना, इलेक्ट्रॉन एक झंडू सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक झंडू सा पार्टिकल, एकदम हल्का फुल्का पार्टिकल, जैसे एक बुलेट, एक छोटा सा गन से निकला हुआ बुलेट, झंडू सा पार्टिकल, मास बहुत कम है। तो इसके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए अपन ने क्या किया? अपन ने वेलोसिटी बहुत हाई कर दी, झंडू से पार्टिकल का वेलोसिटी हाई करते। वैसे ही हैवी पार्टिकल को, हैवी बॉडी को, ठीक है, हैवी बॉडी को जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा होता है, जैसे ट्रेन, तो ट्रेन को इतना फास्ट मत भेजो, ट्रेन को हल्लू भी भेजोगे ना उसमें उसमें तो भी मोमेंटम ज्यादा रहता है। तो लॉजिक समझो, हुज, हाँ। और यहाँ पे बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने का। अब बहुत आसान, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मजा आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, विच इज नथिंग बट, अभी देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी स्क्वायर ना, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो बार वी स्क्वायर मतलब वी इंटू वी, नीचे क्या है? प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब मेरे को बताओ मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है रे? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना, और मोमेंटम सेम है ना दोनों का? हाँ रे भाई, मास इंटू वेलोसिटी सेम है दोनों का, तो ये दोनों पार्ट कैंसल, ये दोनों पार्ट कैंसल, क्या बचा? क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो वेलोसिटी का रेशियो चाहिए ना, वेलोसिटी का रेशियो नहीं है हमारे पास। अरे लेकिन ये देखो ना, ये तो मेरे पास था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन into velocity of electron will be equals to mass of proton into velocity of proton। मुझे क्या चाहिए? मुझे वेलोसिटी चाहिए ना, तो ठीक है, प्रोटॉन की वेलोसिटी इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ये इधर आ गया खाली, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाके नीचे जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस velocities and mass are उल्टा रिलेशन, velocity of electron अगर ऊपर है तो mass of electron नीचे आएगा, तो मैं velocity ना लिख के मैं mass लिख दूंगा, बात एक ही होता है, ठीक है। velocity of electron upon velocity of proton is what? mass of proton by mass of electron, and you should know how much is mass of proton, 1836 times mass of electron, इतना याद रखना बच्चों, ये चीज याद रखना, mass of proton is 1836 times mass of electron, तो instead of mass of proton ये लिख दूंगा मैं 1836 into mass of electron which is 1, मतलब रेशियो आ गया 1836/1, दिस इज द आंसर, है ना समझ में? अभी 13th, यार ये तो बहुत इजी है। 13th, कैलकुलेट वेवलेंथ निकालना है एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोमेंटम एंड स्पीड दिया है, अच्छा ये सब निकालने का है आपको, लैम्बडा निकालने का है, उसका मोमेंटम निकालने का है, उसका स्पीड निकालना है, ठीक है ना? दिया क्या है? वोल्टेज दिए, वोल्टेज दिए, अरे एक्सीलरेट किया है, अरे 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 इधर पे चार्ज पार्टिकल, सुनो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी कहां से मिला? पोटेंशियल एनर्जी से। अब अचानक से आपको याद आएगा, सर ने आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला बताया था, h अपॉन रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल्स टू ev, याद है फॉर्मूला? लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ 2m ev यूज करने का। स्मार्ट लोग इसके और एक आगे का स्टेप यूज करेंगे, लैम्बडा इक्वल्स टू 12.27 इंटू 10⁻⁻⁹, सॉरी -10, ये एंगस्ट्रॉम में रहता है ना, ये एंगस्ट्रॉम में रहता है। लैम्बडा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वोल्टेज एंगस्ट्रॉम, ये लैम्बडा। अब आपके पास वोल्टेज दिया है, यस भाई वोल्टेज दिया है, सिर्फ वैल्यू घुसेड़ने का है बस, सिर्फ वैल्यू घुसेड़ने का है बस,
वोल्टेज कितना है, √54, √54 निकालने का, इनको डिवाइड करने का, आपको लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में आएगा। एक बार लैम्बडा आ गया तो उसके बाद मोमेंटम फिर कैसे निकालोगे, तो लैम्बडा का फॉर्मूला h/p। अगर लैम्बडा निकाल दिया इधर से लैम्बडा निकाल दिया, इधर से लैम्बडा निकाल दिया, तो लैम्बडा पता है, h पता है, p मिल जाएगा। एक बार p निकल गया तो p का फॉर्मूला है mv। एक बार p मालूम है, m मालूम है, v ढूंढ सकते हो, v भी ढूंढ सकते हो, धड़ाधड़ रिलेशन है। तो a वाले में भी वही लॉजिक लगाने का है, b वाले में भी वही लॉजिक लगाना है, काम खलास। सिर्फ b में काइनेटिक एनर्जी का लॉजिक है, तो b वाले में लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और a वाले में लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m इंटू ev पोटेंशियल एनर्जी। बस यही डिफरेंस था a और b में, दैट्स इट। आया ना समझ में, क्लियर है? इतना कर लो, 11th और 12th आपका काम है, होमवर्क। 11th और 12th होमवर्क, प्रैक्टिस आपके लिए, आपका प्रैक्टिस। ये तो बहुत इजी है। नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। 11th नहीं करना है, सॉरी 11th नहीं करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, अपने को नहीं करना है 11th। आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट हुआ है नहीं, तो 11th स्किप कर दो। बचा सिर्फ एक 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे डेटा दिया है। डेटा से आप लोग दो केसेस दिख रहे, याद है? इधर पे दो केसेस दिख रहे, दो केसेस। मैंने एक वर्कशीट में सवाल दिया था, याद है? वर्कशीट में एक सवाल दिया था, वर्कशीट मेरे ख्याल से वर्कशीट 1 का लास्ट क्वेश्चन, वर्कशीट 1 का लास्ट क्वेश्चन, ये सेम लॉजिक लगाने का। लैम्बडा 1 के लिए वोल्टेज 1 दिया है, लैम्बडा 2 के लिए वोल्टेज 2 दिया है। क्या फॉर्मूला लेंगे? EV इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा 1 माइनस वर्क फंक्शन, EV इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा 2 माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, ढूंढने को क्या बोला है? What is the threshold frequency and what is most likely? Okay, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने का है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अरे ठीक है ना, कोई भी एक इक्वेशन लेके सॉल्व करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो यार H पता है, C पता है, लैम्बडा 1 पता है, E पता है, B1 पता है, वर्क फंक्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, हेडेक ही नहीं, हेडेक ही नहीं, डायरेक्ट मिल जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। तो हो गए सारे सवाल। चलो बच्चों, सेशन एंड होता है। अब आपको वीडियो मिलेगा, ये सब एंजॉय करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, नहीं तो बहुत मार मारूंगा। मुझे ये आपके नोटबुक्स में भी चाहिए और इसमें भी चाहिए, आपके प्रैक्टिस बुक में।